जब से नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया है तब से इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम हिला हुआ है। मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू किया, उधर इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ माहौल बनाने लगा कि जीएसटी रिफॉर्म से होगा ही क्या। लेकिन बॉस, नई जीएसटी के लागू होते ही मात्र 24 घंटे में ऐसा गजब हुआ है कि हर कोई हैरान है। जीएसटी घटने के बाद पहले दिन का जो रिजल्ट आया है, जो रिपोर्ट कार्ड आया है, उसमें नरेंद्र मोदी ने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहने वाले मुंह छुपाते नजर आएंगे। जीएसटी रेट कम होने के पहले ही दिन बम्पर सेल हुई है बॉस, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन गए। जैसे मारुति की कारों की ऐसी बिक्री हुई कि 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 35 साल में इतनी बिक्री नहीं हुई मारुति की कारों की जितनी आज हो गई। हुंडई के कारों की ऐसी बिक्री हुई है कि 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टाटा मोटर्स ने भी पहले ही दिन गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बना डाला। इतना ही नहीं, पहले ही दिन टीवी, एसी की भी बंपर सेल हुई है। अनुमान है कि जीएसटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल 15 से 20% ज्यादा होगी। टू व्हीलर की सेल भी 6 से 9% ज्यादा होने का अनुमान है। यानी पहले दिन ही पब्लिक भर भर के पैसा निकाल रही है बॉस, कि पैसा बच रहा है तो आओ खरीदते हैं। और अभी तो नरेंद्र मोदी ने मजबूत अर्थव्यवस्था का सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। यह सिर्फ पहले दिन के कुछ शुरुआती रुझान है। धीरे धीरे बचत उत्सव की पूरी पिक्चर सामने आएगी तो और होश उड़ जाएंगे। जैसे इलेक्शन में रिजल्ट नहीं आता है, शुरू में ही नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा नंबर आ गया है कि विपक्ष को समझ में आ रहा है कि फिर हारेंगे ये लोग। पीएम मोदी के बचत उत्सव के पहले दिन की रिपोर्ट देखकर ही विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है। और शायद इसलिए कई दिनों से चुपचाप राहुल गांधी, आज जो चुपचाप थे राहुल गांधी, वो आज मैदान में आ गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लगातार दूसरे दिन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हमला बोला। बिहार चुनाव से जोड़ दिया इसको। जीएसटी रिफॉर्म को हमला बोलने में ममता बनर्जी की पार्टी भी पीछे नहीं रही। यानी विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि पीएम मोदी के इस बचत उत्सव पर किसी तरह पानी डाल दिया जाए, क्योंकि बचत उत्सव चल गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में उतरी जनता को जब हाथों हाथ बचत हो रही है तो जनता मोदी मोदी कर रही है। आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद से मार्केट में क्या माहौल है, पहले ही दिन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, कैसे बंपर सेल हुई है। इसके अलावा जीएसटी हो या जेनजी, दोनों मुद्दों पर विपक्ष को कैसे झटका लगा है, कांग्रेस के अंदर किसने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है, यह सब शुरू में आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले जीएसटी पर मचे घमासान की एक झलक देखिए। जीएसटी बचत उत्सव में आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से देश की इकोनॉमी कैसे रॉकेट बनने वाली है, कैसे दिवाली तक पैसा बरसने वाला है, ये तो आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म ने पहले ही दिन जो रिकॉर्ड बना दिया है, उसने कैसे इंडी वालों के होश उड़ाए। आपको कार मार्केट के उदाहरण से बताता हूं। जैसे मारुति सुजुकी ने एक दिन में 25 से 30 हजार कार बुक कर 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा एक दिन में 80,000 कारों की जानकारी ली गई। छोटी कारों के बारे में इंक्वायरी 50% तक बढ़ गई है। मारुति ने बताया कि रेट कम करने के ऐलान के बाद से हर दिन 15,000 कारों की बुकिंग हो रही थी, जो सामान्य दिनों से 50% ज्यादा है। भाई, कंपनी कह रही है कि डिमांड इतनी आ रही है कि कुछ कारों के वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। इसी तरह हुंडई ने एक दिन में 11,000 कारें बेचकर 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टाटा मोटर्स ने एक दिन में 10,000 कारें बेच डाली। ऑनलाइन यूज्ड कार प्लेटफॉर्म कार्स 24 ने दावा किया है कि पहले दिन उनके बिजनेस में 400% का जंप आया है बॉस। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कल के दिन ही ताबड़तोड़ सेल हो गई। पहले दिन 22 तारीख नवरात्र शुरू हुआ, जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, भैया एकदम लोग निकल गए भाई कि गाड़ी लेके ही घर लौटेंगे। इन कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि इस फेस्टिवल सीजन में, अभी तो बहुत दिन बचा है ना भाई, अभी नवरात्र है, फिर दिवाली है, ये कह रहे हैं कि और सेल बढ़ेगी।
छोटी सेगमेंट की कारों में जीएसटी को 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। भाई कार 60,000 से लेकर 1-1 लाख रुपया तक सस्ता मिल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से पहले ही कार कंपनियों ने रेट घटाने का ऐलान कर दिया था और उसका असर अब दिख रहा है कि बम्पर एकदम मारा मारी मच गई। हर आदमी सोच रहा है कि घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होगी। सोचिए बॉस, इसको राहुल गांधी और ट्रंप बता रहे थे डेड इकोनॉमी। कार खरीदने के लिए लाइन लग गई है बॉस, इतना पब्लिक पैसा लेकर तैयार बैठी है। ये डेड इकोनॉमी है। अच्छा, सिर्फ कार नहीं है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी जबरदस्त सेल हो रही है। जीएसटी घटने के पहले ही दिन एसी टीवी के शोरूम में भीड़ लग गई भाई, जबकि अभी तो ठंड का सीजन आने वाला है। लोग सोच रहे हैं सस्ता मिल रहा है, ले लो एसी, अभी ही ले लो। बढ़िया सेल हुई। जैसे हायर इंडिया के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि पहले ही दिन उनके डीलर्स ने किसी भी सोमवार के मुकाबले एसी की डबल सेल रजिस्टर की। सोचिए, सितंबर खत्म होने को आया, एसी बिक रहा डबल। ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरह से इंक्वायरी आ रही है, लग रहा है कि आगे तो और सेल बढ़ जाएगी। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस बार सेल 20% ज्यादा रहेगी। इसी तरह एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ ने दावा किया कि पहले दिन सेल 30 से 35% बढ़ गई। आप सोचिए अभी गर्मी के सीजन में क्या होगा, ये ठंड आने वाली है तब यह हाल है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंसल्टेंसी डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में ओवरऑल प्रोडक्ट की सेल 27% बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक जा सकती है। फ्लिपकार्ट का दावा है कि उनके बिग बिलियन सेल के दौरान 25 से 30 करोड़ नए यूजर्स उनके पास आएंगे। फैशन ब्रांड स्निच ने कपड़ों के ऑनलाइन ऑर्डर में 40% का जंप दर्ज किया है। होम एसेंशियल्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म शैडो ईटेल का दावा है कि उन्हें कारोबार में पिछले हफ्ते के मुकाबले 150% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। यानी हर तरफ जितनी कंपनियां हैं वो भाई देख रही हैं कि एकदम लाइन लगी हुई है कि लाओ 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 मुझे भी दो। इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स पर बड़ी सेल शुरू हो गई। कई कस्टमर वहां भी रेट देखकर अपनी खरीदारी शुरू करेंगे। यानी अभी बम्पर सेल का ये जो ट्रेंड है ये और ऊपर जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है, देख रही है कि क्या वो जीएसटी रेट कट का फायदा कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर यह शिकायतें आ रही थी कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में दाम घटने का फायदा कस्टमर को नहीं दे रहे, जिसके बाद सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा 9 सितंबर को ही वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स को 54 रोजमर्रा की चीजों के दाम पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिससे यह पता चले कि लोगों तक जीएसटी रेट कम होने का फायदा पहुंच रहा है या नहीं। जीएसटी को लेकर मार्केट बम है, पब्लिक खुश है, बम्पर सेल से व्यापारी खुश है, लेकिन इंडी गठबंधन बेचैन है। वो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जोर लगा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ जनता से लूटे थे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ लूटे। भाई पहले तो आपस में एक बार मीटिंग कर लो कि 55 लाख करोड़ लूटे कि 127 लाख करोड़ लूटे, बोलना क्या है पहले आपस में तो तय करो। कुछ लोग तो बिहार चुनाव से भी जोड़ दिए कि बिहार चुनाव के लिए, ये हर चीज चुनाव से जोड़ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव के लिए, जीएसटी रिफॉर्म बिहार चुनाव के लिए। एक बिहार चुनाव के लिए कितना काम करवाओगे भाई। सुनिए कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जबकतरा पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आज से उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को, बोले भाइयों बहनों राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बॉस कि ये होगा, मोदी जी आएंगे, ऐसा कर सकते हैं। कहानी सुना रहे हैं आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। मजाक चल रहा है कि आएंगे कह देंगे कि नहीं आज से 5% वाला 28% हो गया। जब जीएसटी रेट घटाने का फैसला लिया गया था तब आम आदमी पार्टी ने इसका क्रेडिट केजरीवाल को देने की कोशिश भी की थी।
कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर पे सेहरा बांध दिया था कि सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। टीएमसी इसके लिए ममता बनर्जी को क्रेडिट दे रही थी, लेकिन भाई पब्लिक को दिखा कि हुआ किसकी वजह से, तो वो तो मोदी मोदी कर रही है। तो अब ये लोग चिढ़ गए, सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो लेना, कोई मना किया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना। हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए। सही बात है भाई, जीएसटी काउंसिल में तो राज्य भी शामिल हैं, आप लगा दीजिए बैनर पोस्टर के, हमने दबाव डाल के करवा लिया। आम आदमी पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को बिहार इलेक्शन से जोड़ा, टीएमसी से लोकसभा इलेक्शन से जोड़ रही है भाई। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की 60 सीटें कम हो गई, इसलिए जीएसटी रेट 27% से 18 पर आ गया। अगर बीजेपी की सीटें 200 आती तो यह 18% से जीएसटी रेट घटकर 9% तक आ जाता, और जिस दिन बीजेपी की सीटें 0 हो जाएंगी उस दिन जीएसटी रेट 0 हो जाएगा। अब भाई कोई पहले तो इनसे यह पूछे कि बीजेपी की सीट जिस दिन 0 हो जाएगी तो फिर वो जीएसटी के रेट 0 करेगी कैसे, वो तो सरकार में रहेगी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 1 साल बाद जाके जीएसटी घटा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल बाद उनका चुनाव में उतरना है। अभिषेक बनर्जी ने यह तो मान लिया कि जीएसटी रेट्स मोदी ने कम किए और इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है। भाई खुद ही ना कह रहे हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए, यानी मोदी कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा अखिलेश यादव भी जीएसटी पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कल जीएसटी रिफॉर्म का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ग्राउंड पे गए थे, उसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया कि मार्केट में घूमते सीएम योगी के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लूट कर भंडारा करे निवाले का दान, भाजपाइयों का है ये निराला काम। भले ही जीएसटी रिफॉर्म को लेकर इंडी गठबंधन कोई भी माहौल बनाए, लेकिन बाजार की रौनक बता रही है कि पीएम मोदी का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देने वाला है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से भारत में घरेलू डिमांड बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ पर टैरिफ का असर भी कम होगा, यानी पीएम मोदी के एक फैसले से एक साथ कई काम निपट जाएंगे। अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, ट्रंप के टैरिफ वॉर को जवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले काहे नहीं किया, अब किया कर रहे हैं, यानी पहले गलत कर रहे थे। अरे बॉस, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जिस तरह का रोड है उस हिसाब से ना गियर बदलिएगा। एकदम बढ़िया मक्खन रोड मिला, आप गाड़ी तेज चल सकती है तो 5th गियर लगाए, तो इसका मतलब जब पहले 3rd गियर में चला रहे थे तो गाड़ी खराब चला रहे थे। अरे जैसी व्यवस्था है, जैसा रोड है, जैसा सफर होना चाहिए, उस हिसाब से अगर ड्राइवर समझदार है, मजा हुआ है, तो उस हिसाब से चलाता है। गड्ढा वाला रोड में 5 लगा दें, गाड़ी का कचुम्बर कर दें। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन की रिपोर्ट उनको झटका देने वाली लग रही। इधर नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव से बड़ा धमाका किया, उधर वोट चोरी पर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को लाने का दावा कर रहे थे उसका कुछ अता पता नहीं। इसके अलावा जिस जेनजी को राहुल गांधी वोट चोरी पर आवाज उठाने के लिए उकसा रहे थे, वो जेनजी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिता रहा है। यानी राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया तो कई दिनों से चुपचाप बैठे राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी और जेनजी को लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी कब समझेगी बॉस कि यह चल नहीं रहा मुद्दा। राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि युवा किसके साथ है। आप देखिए हाल ही में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े स्टूडेंट विंग्स जीते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारी, 3 पोस्ट अपने खाते में कर ली। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी ने प्रेसिडेंट की सीट जीत ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी 6 की 6 सीट्स एबीवीपी ने जीत ली। ऐसी जीत एबीवीपी को 7 साल के बाद मिली है। यानी जेनजी से जुड़े चुनाव दर चुनाव में बीजेपी और संघ की जबरदस्त जीत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि यह मामला नहीं चल रहा नैरेटिव कि जेनजी जो है वो सड़क पे उतर जाएगा। राहुल गांधी को जेनजी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर से ही सबक मिल गया। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान अब वो करेंगे जो अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देगा क्या? इधर आजम खान की रिहाई, उधर 2027 में यूपी के लिए मोदी योगी का प्लान सेट हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। आज करीब 23 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो। आजम खान को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा माना जाता है। जिस व्यक्ति को कोई एक खरोंच नहीं पहुंचा सकता था वो आदमी 23 महीने से जेल में था बॉस। करीब 2 साल पहले जब आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया तब से अब तक समीकरण बहुत बदल चुके हैं। हवा का रुख पूरा पलट गया है। जब तक आजम खान जेल में बंद थे उनके समर्थक भी शांत थे, लेकिन रामपुर पहुंचते ही जिस तरह आजम खान ने अपने समर्थकों के बीच इमोशनल भाषण दिया उससे साफ हो गया कि आजम खान बड़ी प्लानिंग के साथ जेल की सलाखों से बाहर आए। और ऐसे में आजम खान की रिहाई के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या मायावती की पार्टी बीएसपी से जुड़ जाएगी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरह यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि क्यों आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनकी और अखिलेश यादव की राहें अलग अलग होने की अटकलें लग रही। साथ ही आजम खान की रिहाई ने कैसे यूपी में 2027 के लिए मोदी और योगी का प्लान सेट कर दिया है। अगर आजम खान बीएसपी के साथ गए या अपनी पार्टी बना ली तो अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स का क्या होगा? उसमें जो अल्पसंख्यक है वो किधर चला जाएगा? और यूपी में कैसे हलचल मच गई है, पहले उसकी एक झलक देखिए। पहले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी मदद कर रही है। जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। आजम खान 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद जेल से छूटे। यूपी में अब ये अटकलें चल रही हैं कि आजम खान आगे क्या फैसला करने वाले, आजम खान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब ये सारी अटकलें चल रही हैं तब आप ये भी देखिए कि आजम खान के तेवर नहीं बदले। वो जेल से छूट गए लेकिन उनकी शायरी आज भी नहीं छूटी। आजम खान काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में बैठकर जेल से बाहर आए, हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। और जब जेल में गुजारे दिनों पर उनसे सवाल पूछा गया तो भाई उनकी शायरी फूट पड़ी, बाहर आ गई शायरी में दर्द। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। बात करने के इसी अंदाज, इसी शेर व शायरी के लिए आजम खान जाने जाते हैं। साल 2022 में भी जब करीब 27 महीने बाद जेल से रिहा होकर आजम खान रामपुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे, तब भी उन्होंने खुद को गाजी यानी एक योद्धा के तौर पर पेश किया था। आजम खान का वो बयान भी आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आजम खान अब आगे क्या करने वाले हैं
और यूपी की पॉलिटिक्स में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर में संवारने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दी जाती। बेशक हमारी गिनती ज्यादा, बेशक महज इसलिए और अगर इसे एहसास महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे। सीतापुर में तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आजम खान जेल से रिहाई के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने गढ़ रामपुर पहुंचते पहुंचते आजम खान का जोश हाई हो गया। रामपुर से ठीक पहले आजम खान कार में बैठे बैठे पुलिस वालों को हड़काते नजर आए। आजम खान ने पुलिस वालों पर बिना वजह उनके काफिले के पीछे चल रहे लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। सुनिए आजम खान कैसे पुलिस वालों से भिड़ गए, फिर आपको बताऊंगा आजम खान की रिहाई से क्या अखिलेश यादव का तनाव बढ़ने वाला है। आपके लोग ये नहीं, मेरे लोग नहीं, ये तो मुसाफिर हैं लोग, जो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं। उनको क्या मतलब परेशान करने से? कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप सब लोगों को मेरी वजह से रोक रहे हैं। क्यों आखिर मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? आजम खान अपने पुराने तेवर में लौट आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान पुरानी राजनीति में लौटेंगे या अपनी नई राजनीति करें? क्योंकि आप देखिए कि इधर सीतापुर की जेल से करीब 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हो रही थी। आजम खान के समर्थक और करीबी उन्हें रिसीव करने सीतापुर के जेल के बाहर पहुंचे हुए थे, लेकिन ठीक उसी वक्त सीतापुर से महज 93 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक टेलर शॉप का उद्घाटन करने में बिजी नजर आए। अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान को रिसीव करने चले जाते या उनके परिवार का ही कोई नेता आजम खान को लेने चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी सपा के फाउंडर मुलायम सिंह के करीबी रहे आजम खान को रिसीव करने के लिए मुलायम परिवार का कोई सदस्य सीतापुर गया ही नहीं, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या सपा ने आजम खान का साथ छोड़ दिया है? क्या जेल से रिहाई के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि आजम खान के बीएसपी में जाने की भयंकर चर्चा है, अटकलें लग रही हैं। खुद आजम खान ने भी इस चर्चा को खारिज नहीं किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस पर। क्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आजम खान के जेल से रिहाई के बीच उनके बीएसपी से जुड़ने की अटकलें क्यों तेज हो गई। बीते दिनों सूत्रों के हवाले से यह खबर वायरल हुई कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी में मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आजम खान अगर बीएसपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है और इससे बीएसपी मजबूत होगी। इस बीच ये अटकलें भी तेज हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली मायावती के मेगा इवेंट में आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और आजम खान के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों ने सपा में उनकी अनदेखी होने के कई बार खुलकर आरोप लगाए। कहा गया कि अखिलेश यादव ने आजम का वैसा साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव पर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर आजम खान की सलाह को अनसुना करने के आरोप लगे। खुद एक बार आजम खान से मिलने सीतापुर जेल में पहुंची उनकी पत्नी ने भी कहा था कि अब उन्हें सपा से कोई उम्मीद नहीं। आजम खान की पत्नी ने क्या कहा था, आपको याद दिलवाता हूं। आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद जिस तरह उनके अगले कदम को लेकर अटकलें लग रही हैं, वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली, क्योंकि आजम खान ने अगर अखिलेश का साथ छोड़ दिया तो अखिलेश के उस पीडीए फॉर्मूले की हवा निकल जाएगी जिसे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने में जुटे। और यूपी के चुनावी गणित की बात करें
तो आजम खान का असर यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल में अच्छा प्रभाव माना जाता है। इन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी कुल आबादी के 40% से ज्यादा है। आजम खान के इस प्रभाव को अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आजम खान के सपा छोड़ने की अटकलें तेज हुई तो अखिलेश यादव और उनके चचा शिवपाल यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गए। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान के रिश्तों की याद दिलाई और कह दिया कि यूपी में सपा की सरकार आई तो आजम खान पर लगे सारे केस हट जाएंगे। वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने तो आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों को सुनिए एक बार। खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। हालांकि अखिलेश की टेंशन सिर्फ उन अटकलों को लेकर नहीं है जिनमें आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की बातें हैं। अखिलेश यादव को डर इस बात का भी होगा कि कहीं आजम खान ओवैसी की तरह यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अलग पार्टी न बना, जिसकी सलाह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी आजम खान को दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने 2 टूक कह दिया कि अखिलेश यादव ने आजम खान को धोखा दिया और मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया। ऐसे में आजम खान को मुस्लिम वोट बैंक एकजुट कर अखिलेश को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। इसलिए इन तमाम चीजों को याद करके 2027 में इसका जवाब देना है। और साथ ही मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें और पूरे उत्तर। अब यह भी देखिए कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देते तो अखिलेश का 2027 में जीत का सपना कैसे चकनाचूर हो सकता है और बीजेपी की राह कैसे आसान हो सकती है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 46% के करीब था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 79% के करीब पहुंच गया। ऐसे में अगर वोट बैंक आजम खान की वजह से सपा से दूर हुआ तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए वो आजम खान को मुलायम सिंह के साथ रिश्तों की याद दिला रहे हैं और बीजेपी पर आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर इतना मुलायम सिंह और आजम खान के रिश्तों की याद है तो अखिलेश यादव उनके परिवार का एक आदमी नहीं गया आजम खान से मिलने आज जब वो जेल से छूटे। हालांकि इस बीच बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि आजम खान के जेल जाने या उनकी जेल से रिहाई को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को एक बार सुनिए। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। पुनः भी अगर वो जेल जाते हैं तो वो उनके कार्यकलाप होंगे, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया है। बागेश्वर बाबा का नवरात्र और गरबे पर कौन सा बयान? भड़के मौलाना बोले आइए कलमा ही पढ़वा देते हैं। बागेश्वर बाबा वर्सेस मौलाना, गरबे में मुसलमानों की एंट्री को लेकर कहां हंगामा मच गया, अब इसका चैप्टर। नवरात्रि का पावन महापर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ गरबा की भी चर्चा हो रही है। नवरात्रि में गरबे का खास महत्व है। गरबा को भक्ति के साथ शक्ति का उत्सव कहा जाता है, जिसमें गरबा खेलकर मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र को कहा जाता है कि शक्ति का उत्सव है। हर साल गरबा में एंट्री को लेकर विवाद होता ही है और इस बार भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को आने से रोकने के लिए
तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में जाते हैं। अब इस विवाद में बागेश्वर बाबा की एंट्री हो गई। बागेश्वर बाबा ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर ऐसी बात कह दी कि कई लोगों को आग लग गई। बागेश्वर बाबा ने क्लियर कट कह दिया कि मुसलमानों को गरबे में नहीं आने देना चाहिए। बागेश्वर बाबा की इस बात से हंगामा मच गया। मौलाना ब्रिगेड का रिएक्शन आने लगा। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही थी। कुल मिलाकर गरबा को लेकर भयंकर हंगामा फिर शुरू हो गया है। बागेश्वर बाबा की एंट्री से यह घमासान और बढ़ गया है। कौन कह रहा है कि बागेश्वर बाबा को आइए कलमा पढ़वा देते हैं, कैसे विवाद बढ़ा है, क्या हुआ है, कहां कहां हंगामा हुआ है, सब दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा जब अपनी बात कहते हैं तो इसका तनाव नहीं लेते कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। गरबे में एंट्री को लेकर बागेश्वर बाबा ने साफ शब्दों में अपनी बात कही, जिससे कई लोग परेशान हो गए। भाई बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि अगर हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो गरबे में भी मुसलमानों को आने की जरूरत नहीं है। एक बार बागेश्वर बाबा ने क्या कहा सुनिए, फिर किसने बागेश्वर बाबा को कलमा पढ़वाने की बात कही है वो दिखाता हूं। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने डायरेक्ट कह दिया कि जब सनातनी हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते तो मुसलमानों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका जवाब देने के बजाय मौलाना साजिद रशीदी ने बागेश्वर बाबा को मक्का मदीना जाने का रास्ता बता दिया। यानी गरबे में मुसलमान आए या नहीं इस पर बोलने की बजाय मौलाना रशीदी कहने लगे कि वो बागेश्वर बाबा को कलमा पढ़वा देंगे जिससे वो मक्का मदीना जा सकते हैं। सुनिए एक बार। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया कि गरबा पंडाल में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। जब हम मक्का मदीना में नहीं जाते तो ये हमारे यहाँ पूजा में क्यों आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मैंने सुना है कई बार आपने मक्का मदीना का नाम लिया है। अगर आप मक्का मदीना जाना चाहते हैं उसका है तरीका एक, आ जाइए, मैं आपको कलमा पढ़वा देता हूं और फिर मैं आपको मक्का मदीना लेकर चलता हूं। अब इनका लॉजिक देखिए, ये खुद मान रहे हैं कि अगर मक्का मदीना जाना है तो कलमा पढ़ना होगा, मुसलमान बनना होगा, तब आप मक्का मदीना जा सकते। तो भाई बागेश्वर बाबा भी यही कह रहे हैं कि जैसे वहां हिंदू नहीं जा सकता यहां मुसलमान क्यों आए। फिर वो भी अपना तर्क देंगे कि आपको गरबा में आना है तो आइए, आपको हिंदू बना देते हैं, फिर आप गरबा में आइए। तो आप तो उनकी ही बात का समर्थन कर रहे हैं। इस विवाद के बीच बागेश्वर बाबा ने नवरात्रि में साधना करने वालों को भी बड़ा मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सभी साधक प्रण लें कि वो किसी बहन पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इस देश से लव जिहाद जैसी चीजों को खत्म करवाएंगे, तभी नवरात्रि की पूजा सफल होगी। यानी बागेश्वर बाबा ने नवरात्रि और गरबा को लेकर मैसेज क्लियर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करो, महिलाओं को शक्ति रूप में देखो और उनकी शक्ति जो है उसको बढ़ाने में काम करो। इसी वजह से कुछ लोगों को इससे परेशानी होने लगी है। गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ था यह भी आपको बताता हूं। इस पूरे विवाद की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद के एक फरमान से हुई। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की और इसी के बाद सारा बवाल शुरू हुआ। वीएचपी के मुताबिक गरबा पंडाल में आने वाले सभी लोगों का आधार कार्ड चेक होना चाहिए। पंडाल में आने वालों के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। सभी लोगों से मां दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा जाएगा। मां दुर्गा की पूजा और हवन के बाद ही अंदर जाने के लिए मिल पाएगा। कुछ इसी तरह की बात बागेश्वर बाबा भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को गरबा में आने की जरूरत क्या है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम मानी जाती है तो गरबा पंडाल में क्या करने के लिए जाना है। इसी वजह से अब कई जगहों पर गैर हिंदुओं के लिए आई कार्ड जारी किया जा रहा है। वडोदरा में भी गैर हिंदू गरबा में आना चाहते हैं तो उनके लिए आई कार्ड जारी हो रहा है। आई कार्ड वाले व्यक्ति को एंट्री तो मिल रही है लेकिन इसके बाद भी पूरे पंडाल में उस पर नजर रखी जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये एक आई कार्ड बना हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की तैयारी हो रही है। भोपाल में गरबा पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों के लोग खड़े हैं, साथ ही पोस्टर लगा रखे हैं कि गैर हिंदुओं का आना मना है, पकड़े जाने पर उचित इलाज किया जाएगा। देखिए वहां क्या माहौल था। पूरी 5 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर की भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी किसी तरह अंदर घुस गए और कार्यकर्ता तक खबर पहुंच जाती है तो प्रशासन को बुला के उसके हवाले कर दिया जाएगा और
ये प्रोसेस इस बार हम करने उनको अपने हाथ में नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। ये डंडे ये लठ केवल दिखाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए और डराने के लिए है। चेतावनी बहुत जरूरी है, बाकी वो समझदार हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि गरबा पंडाल में आकर धर्मांतरण कराया जाता है, हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। इसी को रोकने के लिए गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकी जा रही है। धर्मांतरण के खतरे पर बागेश्वर बाबा भी बोलते रहे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला के बाद सबसे ज्यादा धर्मांतरण छतरपुर में हो रहा है। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि वो किसी के विरोधी नहीं है, वो तो अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा सिर्फ हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, उनकी नजर राजनीतिक घटनाक्रम पर भी रहती है। आजकल जेनजी शब्द की भी चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। नेपाल के बाद भारत में भी जेनजी को भड़काने की कोशिशें हो रही। अब बागेश्वर बाबा ने जेनजी के लिए ऐसा मैसेज दिया जिससे जेनजी के सहारे देश में हालात खराब करने की सोच रखने वालों की नींद उड़ जाएगी। सुनिए वो जेनजी के लिए क्या कह रहे हैं। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। यानी बागेश्वर बाबा ये भी याद दिला रहे हैं कि अभी तो जेनजी सड़क पर आएगा नहीं, वो सब तो भूल जाओ, लेकिन जो भविष्य है वो जेनजी के हाथों में ही होगा। तो उस जेनजी को अपनी संस्कृति तो पता हो, अपने संस्कार तो पता हो, और इस पर काम करने की जरूरत है। और बागेश्वर बाबा तो कुछ लुका छुपा के बोलते नहीं, लेकिन लुके छुपे तरीके से क्या काम होता है उसका अगला चैप्टर दिखाता हूं। 13 साल का अफगानी बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर भारत कैसे पहुंचा, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्लेन के चक्के के पास छुपकर जाने वालों के ऐसे किस्से जो होश उड़ा देंगे। अब उसका चैप्टर। भाई बस के दरवाजे पे लटक कर सफर करते तो लोगों को आपने देखा होगा, ट्रेन की छत पर बैठकर या खड़े होकर सफर करते देखा होगा, लेकिन महज 13 साल का एक अफगानी बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली आ गया। भाई लैंडिंग गियर जहां वो चक्का मुड़ के अंदर जाता, उस एरिया में बैठ के चला आया। अब लोग हैरान परेशान कि अरे बाप रे ये कैसे हो गया भाई, विमान के लैंडिंग गियर में सफर करके भी बच्चा बच कैसे गया, सलामत कैसे। सवाल यह भी है कि आखिर अफगानिस्तान के बच्चे ने ऐसा किया क्यों। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या विमान के लैंडिंग गियर में इतनी जगह होती है कि कोई छुप कर आ जाए। एक्सपर्ट हैरान है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान के लैंडिंग गियर में सफर करके बच्चा बच कैसे गया। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी ने विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर यात्रा की। प्लेन के पहिए के पास छिपकर सफर करने वालों के ऐसे ऐसे किस्से आज आपको बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान का एक बच्चा प्लेन के पहिए में छिपकर काबुल से भारत पहुंच गया। यह अविश्वसनीय सी लगने वाली घटना 21 सितंबर की है, जब सुबह करीब 11 बजे KAM एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। पूछताछ करने पर बच्चे ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बच्चे ने बताया कि वो 13 साल का है और अफगानिस्तान के कुंदूज शहर का रहने वाला है। वो काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए रनवे तक पहुंच गया। मौके का फायदा उठाकर वो विमान के लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में जाकर छिप गया। बच्चे ने बताया कि उसने जिज्ञासा में ऐसा किया, वो बस ये देखना चाहता था कि विमान में सफर करके लगता कैसा है। पूछताछ के बाद बच्चे को वापस उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान भी भेज दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि प्लेन में उड़ना कैसा लगता है, इसको देखने के लिए वो लैंडिंग गियर में बैठ के भारत तक आ गया। इस घटना ने वो तस्वीरें याद दिला दी जब अगस्त 2021 में तालिबान के डर से लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए अमेरिकी मिलिट्री प्लेन में लटक गए थे। प्लेन के चक्कों के बीच में छिपकर बैठ गए थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे लोग विमान के बाहर जहां जगह मिल रही थी वहां बैठ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका के इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ने उड़ान भरी, लोग उससे गिरने लगे। उसका भी वीडियो सामने आया था कि कैसे आसमान से लोग गिर रहे थे।
एविएशन एक्सपर्ट्स का माथा यह सोचकर हिला हुआ है कि 13 साल का बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आ कैसे गया, वो भी एकदम सही सलामत। ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर यात्रा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप इस वीडियो को देखिए, यह विमान का लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट है। इसमें सुरक्षा उपकरण, ब्रेक का सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप होते हैं और विमान के पहिए भी बंद होकर इसी में फिट हो जाते हैं। आप खुद देखिए कि कितनी कम जगह है, मतलब कोई जगह है ही नहीं ऑलमोस्ट। अब जब कोई इंसान इस पर बैठकर सफर कर सके, इसके लिए जगह ही नहीं है, तो वो बच्चा आया कैसे? लेकिन अफगानिस्तान से एक बच्चा ऐसे ही लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में बैठकर दिल्ली पहुंच गया कहा जा रहा है। इसलिए सब शॉक्ड हैं कि भाई जगह ही नहीं है तो कैसे आया होगा। एक बार को कोई इंसान लैंडिंग गियर में किसी तरह बैठ भी जाए, फिर भी उसके जिंदा बचने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर जाते हैं तो भाई कुचले जाने का खतरा है। पहली बात तो भाई वो अंदर जाएगा, जगह और कम, आप एकदम चपा जाइएगा। और अगर इंसान उससे भी बच गया तो इतनी ऊंचाई पर भाई मौत निश्चित होती है। इतनी 30,000 फीट पे आप प्लेन उड़ रहा है, ऑक्सीजन ना के बराबर। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर यात्री विमान 30 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जबकि सियाचिन ग्लेशियर का हाईएस्ट पॉइंट ही 18,860 फीट, यानी सियाचिन से दोगुनी विषम परिस्थितियां विमान के लैंडिंग गियर में सफर करते वक्त होती हैं, जहां ऑक्सीजन लेवल भी सिर्फ 25% रह जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए कि माउंट एवरेस्ट का लोएस्ट टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जब विमान उड़ रहा होता है तो इतनी ऊंचाई पर तापमान भी -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया हो सकता है और व्यक्ति तुरंत जम सकता है और कुछ मिनट में मौत हो सकती है। इसके अलावा करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े हवाई जहाज में 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के थपेड़े लगते रहते हैं, क्योंकि लैंडिंग गियर क्लोज्ड बॉक्स नहीं होता, उसमें हवा आती रहती है। अब इतने ठंडे तापमान में, इतने कम ऑक्सीजन में, इतनी हवा को झेलते हुए बच्चा कैसे आ गया भाई? साल 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एक शख्स विमान के लैंडिंग गियर में सफर करते हुए गिरकर मर गया था। तब कैलिफोर्निया एविएशन के एक अधिकारी ने डेमो करके बताया था कि लैंडिंग गियर में सफर करना कितना खतरनाक होता है। विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली का सफर करने के बाद भी बच्चा जिंदा कैसे बच गया, यह बात भी सबको हैरान कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, और इसको लेकर एक्सपर्ट्स अलग अलग संभावनाएं जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि काबुल और दिल्ली की फ्लाइट सिर्फ 94 मिनट की थी, शायद छोटी फ्लाइट ड्यूरेशन की वजह से बच्चा बच गया हो। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि कम समय और कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से हो सकता है हवा का प्रेशर कम रहा होगा, जिससे बच्चे की जिंदगी बच गई। यह भी संभावना जताई जा रही कि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में इतनी ऑक्सीजन बची रह गई होगी शायद कि बच्चा सांस ले रहा होगा, जिसकी वजह से शायद बच्चा हाइपोथर्मिया कंडीशन में जाकर भी सरवाइव कर गया। लेकिन बच्चे की जान बच जाने की सबसे बड़ी वजह उसकी किस्मत मानी जा रही है, क्योंकि आप देखिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक 1947 से 2021 के बीच दुनिया में कुल 132 लोगों ने लैंडिंग गियर में छुपकर यात्रा की कोशिश की और उसमें से 77% यानी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी ऐसे केसेस में सर्वाइवल रेट मात्र 25% होता है। भारत में भी ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 1996 में IGI एयरपोर्ट पर ही पंजाब के रहने वाले 2 सगे भाई प्रदीप और विजय लंदन जाने के लिए विमान के लैंडिंग गियर में छिप गए। 10 घंटे की फ्लाइट के दौरान तापमान -60 डिग्री पर गिर गया था, जिससे दोनों ने लगभग बेहोशी की हालत में सफर पूरा किया। 6700 किलोमीटर का सफर तय करके लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए विमान के पहिए खुले तो एक भाई विमान से नीचे गिर गया। दूसरे भाई ने विमान का पहिया पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2021 में अमेरिका में भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जब एक शख्स विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर ग्वाटेमाला से अमेरिका के मियामी तक पहुंच गया। विमान करीब 2 घंटे 30 मिनट तक हवा में था और इस दौरान वो शख्स लैंडिंग गियर के पास बैठा रहा। विमान के लैंड करते ही एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने जब उस शख्स को पहियों के पास बैठे देखा तो वो हैरान रह गए। और ये उसी वक्त का वीडियो आपको दिखा रहा हूं जब लोग जो है उस व्यक्ति को लैंडिंग गियर के पास देख के शॉक्ड रह गए थे कि ये यहां क्या कर रहा है। लेकिन लोग ऐसा करते रहे और मेरी सलाह तो ये बॉस कि कुछ भी हो जाए ऐसा ना कीजिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.